डॉक्टर तेवतिया, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच नेहा जी। जी बताइए। जी, सिर दर्द को लेकर आज बात करना चाह रही हूँ कि क्या सिर दर्द की वजह कहीं ना कहीं मेरी आंखों से जुड़ी हो सकती है? हाँ बिल्कुल, अगर किसी को रिफ्रैक्टिव एरर है और वो सही नंबर का चश्मा नहीं पहनता है तो उसको हेडेक की प्रॉब्लम तो रहेगी ही रहेगी। एक्चुअली और तीन तरह की दो तरह की तो रिफ्रैक्टिव एरर होती है, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। जब इमेज रेटिना पे फोकस नहीं होती तो आई में स्ट्रेन पड़ता है, जिसकी वजह से हेडेक की प्रॉब्लम रहने लगती है। और 40 की एज के बाद प्रेसबायोपिया होता है, जो रिफ्रैक्टिव एरर तो नहीं होती। ये एक तरह से फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें एकोमोडेशन की प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से हेडेक रहने लगता है। तो चश्मा आप पहनने और सही नंबर का चश्मा पहने तो फिर हेडेक की प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, अभी मुझे अगर मान लीजिए कोई चश्मा नहीं लगा है, अचानक ही कई दिनों से मेरे सिर में दर्द रहने लगा है, या मतलब जी अभी तक मैं कभी भी चश्मा नहीं पहन रहे हैं, जो व्यक्ति है वो जी नहीं पहन रहा है, और अगर अचानक से उसके सिर जी में काफी दिनों तक दर्द है, तो आंखों की तरफ जी। ध्यान जाना चाहिए कि ये सिर दर्द आंखों की वजह से हो रहा है। एक्चुअली इसमें हम दो चीजों पे विशेष फोकस करते हैं, एक तो ब्लड प्रेशर और दूसरा चश्मे रिफ्रैक्टिव एरर के ऊपर। ओके। और अगर कोई बच्चा ये कंप्लेन करता है तो हम नंबर एक रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में ही सोचते हैं जी कि जी हेडेक जी का कारण रिफ्रैक्टिव एरर होगा। जी। आंखें कमजोर होने की वजह से सिर दर्द हो रहा है, इस सिर दर्द के कुछ अलग लक्षण होते हैं जिससे हम अंदाजा लगा सकें या पहचान सकें कि ये सिर दर्द आंखें कमजोर होने की वजह से हो रहा है? हाँ, या तो ऐसा ना कि हम लोग बड़े लोगों से अक्सर पूछते हैं कि आपको देखने में कोई दिक्कत तो नहीं। अगर वो हम्म कंप्लेन कर रहे हैं कि देखने में प्रॉब्लम है तो इट मीन्स हेडेक का कोर्स रिफ्रैक्टिव एरर होगा। और अगर बच्चा कोई, जैसे आजकल बाई रोटेशन क्लास में भी, क्लासरूम में भी बच्चों को आगे और फिर इस तरीके से पीछे की सीट पे ले जाते हैं, तो अगर कोई बच्चा ये कंप्लेन कर रहा है कि पीछे की सीट से मुझे ब्लैक बोर्ड या स्क्रीन ठीक से नहीं दिखता है, तो हम्म। उसमें रिफ्रैक्टिव एरर ही उसका एक कारण है। जी, ये रिफ्रैक्टिव एरर अगर आप थोड़ा सा डिफाइन कर सके, हम कई बार ये टर्म यूज कर रहे हैं, हमारे दर्शक अगर समझना चाहें कि ये क्या है। जी जी। एक्चुअली जो रिफ्रैक्टिव एरर है उसमें जब तक आपको रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है तो आपको जो इमेज है किसी भी चीज की वो एग्जैक्टली रेटिना पे बनती है। और अच्छा। मायोपिया में रेटिना के थोड़े आगे बन जाती है, जिसकी वजह से हम कॉनकेव लेंस देते हैं, जिससे वो रेज थोड़ा आगे जाके रेटिना पे फोकस हो सके और इमेज एग्जैक्टली रेटिना पे बने। एंड इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया ये रेज जो है वो रेटिना के पीछे की तरफ बनती फोकस होती है, जिसकी वजह से इमेज एग्जैक्टली रेटिना पे ना बन के रेटिना से पीछे की तरफ बनती है। तो हम्म। ये रिफ्रैक्टिव एरर के दो मेन कारण है। तीसरा एस्टिग्मेटिज्म है, उसमें कोई रेज रेटिना के आगे फोकस होगी, कोई एग्जैक्टली रेटिना पे होगी, कोई रेटिना की बैक साइड में होगी, तो उसमें इमेज बिल्कुल ब्लर्ड होगी एक तरह से। तो अच्छा। रिफ्रैक्टिव एरर का मतलब इसके बहुत सारे कॉजेज हैं। कॉर्निया भी हम्म। इसका एक कॉज हो सकता है, और दूसरे आई बॉल की लेंथ भी इसका एक कारण हो सकता है। आई बॉल किसी की बड़ी होती है, बड़ी होगी तो उसे हम्म। मायोपिया होगा, थोड़ी छोटी हो सकती है। और जी इसके जी। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके बारे में अभी तक एग्जैक्टली किसी को भी पता नहीं। हम्म। अगर सिर दर्द की तरफ वापस आए कि सिर में अगर बिल्कुल बीचों बीच दर्द हो रहा है, एट द सेंटर जी ऑफ द हेड, तो जी जी ये जी। किस तरह का आईसाइट से रिलेट हो सकता है? क्या क्या वजह हो सकती है इसकी? नहीं, इसका कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं बता सकते हम कि मतलब अच्छा। एग्जैक्ट अगर वो मिड में है तो इसका कारण रिफ्रैक्टिव एरर भी हो सकता है, इसका कारण हाइपरटेंशन भी हो सकता है, दूसरे भी कारण हो सकते हैं, मे बी हम्म। माइग्रेन। जी। हालांकि यूजुअली देखा गया है कि माइग्रेन का दर्द सर में आमतौर पे एक साइड में होगा, और जब हाँ, होगा या तो तो। लगातार 3-4 दिन तक लगातार चलता रहेगा। ओके। और पेन किलर्स लेने के बाद भी रिलीफ नहीं मिलता। आदमी हम्म। सोता है तब भी दर्द रहता है, उठता है तब भी उसको दर्द रहता है। कई बार स्पेसिफिकली हमारे टीयर ग्लैंड्स में पेन होता है, दबाने जी पर बहुत अच्छा महसूस होता है, तो ये भी क्या जी। किसी तरह हमारी आंखों की किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड है?
उसमें एक्चुअली एग्जामिन करना होता है, देखना होता है कि उसका कारण क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोकल टीयर ग्लैंड्स के आसपास कोई इन्फेक्शन हो, कोई इन्फ्लेमेशन हो या कोई एलर्जिक कंडीशन हो, वो उसकी वजह से हो सकता है। हम्म। यूजुअली नहीं होता है ऐसा। अच्छा, आंखों की तकलीफ की वजह से टीयर ग्लैंड्स में पेन या टीयर ग्लैंड्स में कोई इचिंग या इस तरह की चीजें हम नहीं देखते हैं? नहीं, आंखों की प्रॉब्लम तो होगी कहीं ना कहीं, या तो इन्फेक्शन हाँ हाँ। होगा या एलर्जी होगी या इन्फ्लेमेशन होगा, जी जिसकी जी वजह जी। से पेन होगा, फिर उसका अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे अगर हम अपनी जो हमारा नेचुरल टेंडेंसी है हमारी कम लाइट में रहने की या ज्यादा लाइट में रहने की, हम जी इससे विपरीत स्थितियों में रह रहे हैं, अगर हमें कम लाइट पसंद है तो हम ज्यादा लाइट पे रहने को मजबूर हैं, या हमें जी ज्यादा लाइट में रहना पसंद है और हम कम लाइट पे रहने को मजबूर हैं, जी हमें रहना पड़ जी रहा है, क्या आंखों जी। पर इसका कुछ असर होता है? नहीं, अगर बहुत ब्राइट लाइट होगी तो नेचुरली मतलब आंख में इरिटेशन, रेडनेस, ये सारी प्रॉब्लम्स, ईचिंग वगैरह की प्रॉब्लम रह सकती है। हम्म और डिम लाइट में अगर अगर आप ब्राइट लाइट में ज्यादा पढ़ते हैं और लाइट डिम होगी तो आपको हेडेक वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती हम्म। इसका फर्क आता है। क्या उम्र का कोई लेना देना होगा? शुरुआत में जैसे आप बात कर रहे थे कि बच्चों में हो तो सिर दर्द जो है एक बड़ी वजह मानी जाएगी और सीधा आप उनकी आईसाइट है। पर ही चेक करेंगे, बीपी वगैरह तक जी नहीं जाएंगे। सिमिलरली जी 40 से जी ज्यादा उम्र में ये इशू हो रहा है तो भी आपको लगता है कि 40 के बाद आंखों में थोड़ा बहुत दिक्कत आना लाजमी है, आता ही है, क्या इस चीज को उम्र से जी ही जोड़ करके देख रहे हैं आप, या फिर इंसान की जो जी वैसे ही वाली स्थिति होती है, जो उनका डेली वर्क होता है, स्क्रीन टाइम से जी लेकर जी के आपके काम जी। करने का जो एरिया है, स्पेस है, आप आउटडोर वर्क कर रहे हैं, इंडोर वर्क कर रहे हैं, इन सब चीजों का असर भी देखते हैं आप आंखों पे लोगों के लिए? जी एक्चुअली 40 के बाद हर आदमी को अपनी निगाह की और आंखों की टेंशन की जांच जरूर करा लेनी चाहिए। उसका रीजन ये हम्म है कि 40 के बाद आंखों में कैटरेक्ट होने की संभावना ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, प्रेसबायोपिया हो सकता है, यानी कि नियर विजन डिफिकल्टी इन सीइंग द नियर ऑब्जेक्ट्स। हम्म। आपको मतलब view में और कोई पास का काम करने में दिक्कत होगी। हम्म। तो ये एक पैथोलॉजिकल नहीं बल्कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जिसे हम प्रेसबायोपिया कहते हैं। तो उसके लिए ओके। नियर का चश्मा को हर एक को पहनना ही होता है। ये अच्छा। एक्चुअली, हाँ, ये एक तरह से एजिंग प्रोसेस है। जैसे एक एज के हम्म। बाद आदमी के बाल सफेद होने ही होने हैं, दांत टूटने ही टूटने हैं, आदमी को बूढ़ा होना ही है। तो जी इसी जी जी। तरीके से के बाद हर एक को नियर विजन का चश्मा जरूर लगता है। और अच्छा। 40 के बाद ओपन एंगल ग्लोकोमा होने के चांसेस भी रहते हैं, जिनमें फैमिली हिस्ट्री हो, जिनमें स्मोकर्स हो, हाइपरटेंसिव हो एंड डायबिटिक वगैरह हो, उन्हें अपनी आंख का टेंशन की जांच भी जरूर करा लेनी चाहिए, क्योंकि ग्लोकोमा भी एक कोज है आंख में दर्द होने का। और हम्म। ग्लोकोमा एक ऐसी डिजीज है कि जिसमें एक बार जितना विजन चला जाता है ना, जितनी रोशनी चली जाती है, वो वापस लाना संभव नहीं है, क्योंकि वो जो आंख के पर्दे की नस होती है, जिसे हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं, उस नर्व को डैमेज करता है। ओके। लेकिन कई बार मैंने घर पे भी सुना है, जब मुझे भी चश्मा लगा तो मुझे जी यही कहा गया कि हमारे तुम्हारी दादी नानी जो हैं उनको तो बुढ़ापे तक चश्मा नहीं लगा, उनको कुछ नहीं, तुम लोग जी आजकल ठीक से खाते पीते नहीं हो, तुम जी लोग ढंग से जी अपने ख्याल नहीं रखते हो। किस तरह का ख्याल जी। रखे तो 40 की उम्र में चश्मे को कुछ साल के लिए अवॉइड कर सकते हैं? 40 के बाद नियर वाले को तो अवॉइड नहीं कर सकते, बस इतना अंतर हो सकता है कि किसी को 38 में लग सकता है नियर विजन का चश्मा, किसी को 42 में लग सकता है, लेकिन इससे ज्यादा हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो एजिंग प्रोसेस है, इसे आप नहीं रोक सकते। जी जी जी। कुछ किसी तरह की एहतियात आप बताना चाहेंगे खास तौर से हमारे बच्चों के लिए, और जो अभी एजिंग प्रोसेस 40 तक नहीं पहुंचे हैं, वो कुछ भी थोड़ा जी, ऐसा कर ले कि 38 में ये वाली दिक्कत आने की बजाय 42 या 45 तक हम इसको एक्सटेंड कर सकें, किस तरह के एहतियात बरत सकते हैं? एक तो अपनी डाइट का ध्यान रखें, दूध, हरी हम्म सब्जी, सीजन का फल वगैरह जरूर लें। दूसरा, आप अपना जो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, टीवी थोड़ा कम देखें। हम्म। हालांकि हम लोगों ने देखा है कि जब हम लोगों के टाइम में ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी और टीवी भी हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन ही चला करता था, तो उस टाइम में जी। बहुत रेयर बच्चे हुआ करते थे जिनको चश्मा लगा हुआ ठीक। होता था।
ठीक तो बात जब है। से जब से ये चीजें बढ़ी हैं तो तब से हम देख रहे हैं कि हर एज ए क्लिनिशियन, एज एन आई सर्जन, मैं अपनी ओपीडी में भी देखता हूँ हर तीसरे बच्चे को चश्मा लगा हुआ है। हालांकि इस पे कोई ऑथेंटिक स्टडी अभी पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये चीजें आंखों पे दुष्प्रभाव तो डाल ही रही है। और हो सकता है इस पे रिसर्च वर्क चल रहा होगा, बहुत जल्दी कोई ऑथेंटिक पेपर या स्टडी भी पब्लिश हो। बट आपका पर्सनल ये मेरा एक्सपीरियंस जो पर्सनल है। एक्सपीरियंस जी, जी जी जी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी, और हम जितने आई सर्जन से आपस में जब कभी डिस्कस करते हैं तो ये इशू टाइम टू टाइम हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तेवतिया, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए और जो टिप्स आपने दिए हैं अपनी आईज की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, उसे ठीक रखने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।